हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इस पाठ की लेखिका है चपला देवी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, सन 1857 की विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। 1857 की क्रांति थी और उस क्रांति के एक नेता थे, एक विद्रोही नेता थे जिनका नाम था धुंधुपंत नाना साहब। वो अंग्रेज़ों से कानपुर में असफल हो गए थे और वो वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन जल्दी में वो अपनी पुत्री मैना को अपने साथ ना ले जा सके थे। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ही बेरहमी से उस बेकसूर देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, यानी अग्नि के हवाले कर दिया, उन्हें जला दिया। लेखिका आगे कहती हैं, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का जो सैनिक दल था वो बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। नाना साहब का राजमहल कहाँ था? बिठूर में था। और वहाँ पर अंग्रेज़ी सेनाओं ने नाना साहब का राजमहल लूट लिया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेज़ी सेनाओं ने नाना साहब के राजमहल को लूट लिया और उसमें से थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी, तो अंग्रेज़ों ने ये निश्चय किया कि नाना साहब के महल को तोप के गोलों से भस्म कर दिया जाए। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक बेहद सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। जैसे ही अंग्रेज सेना नाना साहब के महल को लूटने के लिए गई थी वहाँ, तो वहाँ पर तो थोड़ी बहुत संपत्ति मिली थी, लेकिन कोने कोने में देखने के बाद भी वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया था। लेकिन जैसे ही तोप के गोले से राजमहल को भस्म करने की बात आई और तोप के गोले सैनिक लगाने लगे, तो वहाँ पर एक बेहद सुंदर एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज़ सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। अब वो लड़की क्या करती है? अंग्रेज़ सेनापति को कहती है कि वो गोले ना बरसाए। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई, और उस वक्त जो सेनापति थे उस बालिका को देखकर, उसकी कम उम्र को देखकर उसे भी बालिका के ऊपर दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में जवाब दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की हिफाजत करेंगे? सेनापति कहते हैं कि क्यों, तुम्हारे इसमें क्या उद्देश्य है? क्यों बचाना चाहती हो इस राजमहल को? बालिका कहती है कि आप ही बताइए कि ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर बालिका सेनापति से वापस क्वेश्चन करती हैं, सवाल करती हैं कि अगर मेरा उद्देश्य इस राजमहल को बचाने का है तो आप बताइए कि आप इस मकान को गिराकर क्या करेंगे? सेनापति कहते हैं, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। अब सेनापति क्या जवाब देते हैं कि ये जो मकान है वो विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, यानी यहीं पर नाना साहब रहा करते थे। सरकार ने, यानी अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, इसे तोड़ डालने की आज्ञा दी है। बालिका किसे? तोप के गोलों से भस्म करने की आज्ञा दी है, यानी नाना साहब के राजमहल को। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? इस पर बालिका कहती है कि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, जिन्होंने आपके विरुद्ध हथियार उठाए थे, वे दोषी हो सकते हैं, लेकिन इस मकान ने क्या आपका बिगाड़ा है? क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। वो बालिका क्या कहती है कि ये स्थान, ये राजमहल बहुत उसे प्रिय है। अब वो आगे कहती है कि इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, इसलिए इस मकान की हिफाजत कीजिए। सेनापति बालिका की बातों को सुनकर दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि कर्तव्य के अनुरोध से, यानी मेरी जो फ़र्ज़ है अंग्रेज सरकार के लिए, मेरा जो फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को निभाते हुए मुझे ये मकान गिराना ही होगा।
इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। अब वो बालिका जनरल को कहती है, सेनापति को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपका नाम जनरल हे है। आपकी प्यारी बेटी जिसका नाम मेरी है, उनमें और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यानी कि जनरल की बेटी जिनका नाम मेरी था और बालिका के बीच घनिष्ठ संबंध था। वो दोनों आपस में मित्र थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। अब वो आगे कहती है कि आपकी बेटी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। ये सारी बातें बालिका सेनापति से कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपका नाम जनरल हे है और आपकी बेटी जिनका नाम मेरी है वो मेरी सहेली है और शायद आप वो सारी बातें भूल गए हैं। आप भी हमारे यहाँ आते थे और आप भी मुझे अपनी बेटी के समान ही प्यार करते थे। शायद आप वो सारी बातें भूल से गए हैं। मेरी की मृत्यु से आपकी बेटी मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचरज हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। तब वो सेनापति मैना को भी पहचान जाते हैं। सेनापति है कुछ देर ठहर कर बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी बेटी मेरी की सहचरी हो, यानी कि उसकी दोस्त हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, अब वो किस सरकार के नौकर थे? अंग्रेज़ सरकार के, तो उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इस पर वो वादा करते हैं कि हालांकि जो अंग्रेज़ सरकार है मैं उनका नौकर हूँ और उनके खिलाफ़ मैं नहीं जा सकता, उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी प्राण की रक्षा करूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां पर आ पहुंचते हैं और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? वो सवाल करते हैं। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, बहुत ही हम्बल होकर कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। फिर सेनापति जनरल आउट्रम से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउट्रम कहते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही अगर आज्ञा देंगे तभी ये महल नहीं गिरेगा। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत है। अब वो आगे कहते हैं आउट्रम कि नाना साहब पर अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। फिर वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से नाना साहब के ऊपर अंग्रेज़ों का क्रोध है, तो नाना के वंश या महल पर किसी तरह की रहम दिखाना, किसी तरह का दया दिखाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। सेनापति हे कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग था। वो कहते हैं, सेनापति हे कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। उस वक्त तार का सिस्टम था, राइट। आउट्रम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। आउट्रम आगे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? नाना साहब के महल को विध्वंस किए बिना और नाना साहब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये अंग्रेज़ सरकार का हुक्म था। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का उन्होंने फाटक तोड़ दिया और अंग्रेज़ सिपाही अंदर महल की ओर घुस गए और मैना को खोजने लगे। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि सारे महल का कोना कोना खोज डालने के बाद भी मैना कहीं उन्हें दिखाई नहीं देती है। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आता है, जो क्या थे? गवर्नर जनरल थे, राइट। जिसका आशय इस प्रकार था। अब लॉर्ड कैनिंग का एक तार आता है और उसमें क्या लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, यानी लंदन के जो मिनिस्टर हैं वो उनका ये मत है, उनका ये मानना है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाना चाहिए। यानी नाना साहब की जितनी भी सारी यादगार चीज़ें भी हैं उनकी एक एक चीज़ को मिटा देना चाहिए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो गवर्नर जनरल ने कहा है, जो लंदन के मंत्रिमंडल ने कहा है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध
गवर्नर जनरल क्या कहते हैं कि लंदन के मंत्रिमंडल की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। लंदन के मंत्रिमंडल ने ये आज्ञा दे दिया है कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। तो उसी पल क्रूएल जनरल आउटरम की हुक्म से नाना साहब की जो सुविशाल राज मंदिर, जो उनका नाना साहब का जो राजमहल था, उस पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये एक लेख में लिखा गया। और उस समय लंदन के एक सुप्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था टाइम्स, उसमें 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। भारत सरकार कौन? अंग्रेज सरकार, राइट। तो ये कहा लंदन के जो न्यूज़पेपर थे जिसका नाम था टाइम्स, उसमें लिखा गया था कि बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार यानी अंग्रेज़ सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, राइट। यानी पूरे अंग्रेज अपना गुस्सा अंग्रेज़ों का गुस्सा किस पर था? नाना साहब पर था। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, यानी यहाँ पर अंग्रेज कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। यानी कानपुर में अंग्रेज़ों का हत्याकांड हुआ था जिसका बदला अंग्रेज सरकार जो थी उस हत्याकांड में जितने लोग शामिल थे, जिनमें नाना साहब भी शामिल थे, उनको पकड़ने के लिए तत्पर थी। यानी हर एक क्रांतिकारी को वो पकड़ना चाहते थे और चाहते थे कि जितने भी अंग्रेज़ों का हत्याकांड हुआ है उसका बदला ज़रूर अंग्रेज लेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। अब आगे लिखा गया है कि उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे जो सेनापति थे उनकी एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो सेनापति थे वो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि नाना साहब की बेटी को बचाया जा सके। हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है क्योंकि वो भी एक अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ों ने ये बात कह दी थी कि वो नाना साहब इस तरह के और नाना साहब की तरह जितने क्रांतिकारी हैं उनसे बदला लेंगे। क्योंकि जनरल हे भी खुद एक अंग्रेज़ थे और वो नाना साहब की पुत्री को बचाना चाहते थे, तो निश्चय ही ये उनके लिए कलंक की बात थी। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, यानी जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर को यानी अंग्रेज मर्दों को और स्त्रियों का संहार किया, उन्हें मारा, उसकी कन्या के लिए क्षमा। यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं कि जो कि जनरल हे भी खुद एक अंग्रेज़ थे और वो उस व्यक्ति की बेटी को बचाना चाहते थे जिन्होंने अंग्रेज़ नर नारियों का संहार किया था। आगे लिखा है कि अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। और उस पत्रिका में ये भी लिखा था कि अपना सारी ज़िंदगी युद्ध में बिताकर अंत में इस बुढ़ापे में सर टॉमस हे एक मामूली सी महाराष्ट्र की रहने वाली जो बालिका है उसकी खूबसूरती पर, उसके सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये वहाँ के लंदन की पत्रिका टाइम्स में लिखी गई थी कि नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, यानी कि नाना साहब की जिस बेटी से सेनापति का प्रेमालाप हुआ है यानी प्रेम हुआ है, उसको हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। यानी कि एक बालिका थी
वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रसाद यानी उनके चिता के पास बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया और वहां पर जनरल आउट्रम भी पहुंच गए। वो उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, ये नाना की लड़की मैना है। पर वो बालिका किसी और ना देखती थी और ना अपने चारों सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। तो जैसे ही वहाँ पर जनरल आउट्रम वहाँ पहुँचे, उन्होंने नाना साहब की बेटी को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। लेकिन वो बालिका नाना साहब की बेटी मैना वो किसी और नहीं देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर वो जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। वो उस बालिका से कहते हैं कि अंग्रेज़ सरकार का ये हुक्म है, ये आज्ञा है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्द्र स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। बालिका आउट्रम की ओर देखते हुए बोलती है, आउट्रम को बोलती है कि मुझे कुछ समय वक्त दीजिए, मैं यहाँ पर जी भर कर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। लेकिन जनरल ने उसकी एक ना सुनी और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वो कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था और उसी समय महाराष्ट्र के एक इतिहासवेत्ता थे, एक हिस्टोरियन थे जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, जिनका नाम था महादेव चिटणवीस। उनके एक पत्र बाखर में छपा था, एक पत्रिका जिसका नाम था बाखर, उसमें छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। तो महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में क्या छपा था कि कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। और वो हत्याकांड क्या था? नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। यानी कि अंग्रेजों ने नाना साहब की एकमात्र कन्या जिसका नाम था मैना, उसे आग में जला दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। और इतनी ज़्यादा वो भीषण अग्नि थी, लेकिन उस अग्नि में भी वो कन्या, वो बालिका शांत और सरल मूर्ति के रूप में खड़ी थी, एक मूर्ति के रूप में थी। और उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझा और उसे प्रणाम किया। तो ये थी आज की चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।